हेलो व्यूअर्स, आज हम ट्रांसलेशन करते हैं द लास्ट लेसन की। उस सुबह मैं स्कूल के लिए काफ़ी देर से रवाना हुआ था और मुझे डांट डपट पड़ने का बहुत डर था। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हेमल कह चुके थे कि वो हमें पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे और मैं तो इनका पहला शब्द भी नहीं जानता था। एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने और घर से बाहर दिन गुजारने के बारे में सोचा। ये मौसम गर्माहट से भरा हुआ था और खिली धूप वाला था। जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे तथा आरा मशीन के पीछे खुले खेत में पर्शिया के सिपाही ड्रिल कर रहे थे। ये सब पार्टिसिपल्स के नियमों की तुलना में अधिक आकर्षक थे, लेकिन मुझ में प्रतिरोध करने की क्षमता थी और मैं स्कूल की ओर तेज़ी गति से चल पड़ा। जब मैं टाउन हॉल के निकट से गुजरा तो नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ थी। पिछले 2 वर्षों से हमारे सारे बुरे समाचार यहीं से आया करते थे, जैसे कि हारे हुए युद्ध, सेना में सिपाहियों की भर्ती, सैनिक अधिकारी के आदेश, और बिना रुके मैंने मन ही मन सोचा, अब क्या मामला हो सकता है। फिर जब मैं उतनी ही तीव्रता से जा रहा था जितनी तेज़ गति से मैं चल सकता था, तब वॉक्टर लुहार, जो वहाँ अपने प्रशिक्षु के साथ था और समाचार पढ़ रहा था, उसने मेरे पीछे से चिल्लाकर कहा, इतनी तेज़ मत चलो लड़के, अभी स्कूल पहुँचने के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम है। मैंने सोचा वो मेरा मजाक उड़ा रहा था और मैं एम हेमल के छोटे से बगीचे पर हाँफता हुआ जा पहुँचा। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था वहाँ अत्यधिक शोर शराबा और हलचलें होती थीं, जिसे बाहर गली में सुना जा सकता था। डेस्कों का खुलना और बंद होना, एक आवाज़ में पाठों को दोहराया जाना, ऊंची आवाज़ में हमारे हाथ हमारे कानों पर रखे हुए ताकि हम बेहतर समझ सकते, और अध्यापक के डरावने डंडे का मेज़ पर टकराना। लेकिन अभी यह सब इतना शांत था। मैंने अपनी मेज़ तक बिना किसी के देखे पहुंच जाने के लिए इस हलचल पर ही भरोसा किया था। लेकिन उस दिन तो प्रत्येक चीज़ को रविवार की सुबह के समान ही शांत होना था। खिड़की में से मैंने अपने साथियों को देखा जो पहले ही अपने अपने स्थान पर बैठे थे, और एम हेमल अपनी हाथ के नीचे अपने भयानक डंडे को रखे कक्षा में इधर से उधर घूम रहे थे। मुझे दरवाज़ा खोलना था और सभी के सामने कमरे में प्रवेश करना था। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कैसा शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल ने मुझे देखा और बड़े दयालुता के साथ बोले, अपने स्थान पर जल्दी से जाओ छोटे फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बिना ही पाठ शुरू करने वाले थे। मैंने अपनी बेंच के ऊपर से छलांग लगाई और अपनी डेस्क के पास जा बैठा। जब मैंने अपने डर पर थोड़ा कंट्रोल पा लिया, तब तक मैंने ये नहीं देखा था कि हमारे अध्यापक ने अपना सुंदर हरे रंग का कोट, अपनी झालरदार कमीज़ और छोटी सी काली रेशमी टोपी पहन रखी थी, जिस पर सभी तरफ कढ़ाई का काम किया हुआ था। इसे वह निरीक्षण और पुस्तक वितरण के दिनों के अलावा कभी नहीं पहनते थे। इसके अलावा सारा स्कूल ही काफ़ी अजीब और गंभीर प्रतीत हो रहा था। किंतु जिस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित किया था, वो थी पीछे की बेंचों पर, जो हमेशा खाली रहा करती थीं, गांव के लोगों का हमारे ही समान चुपचाप बैठे होना। ये थे बूढ़ा हौसर जो अपना तिकोना टोप पहने हुए था, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर और इनके अलावा कई दूसरे। हर व्यक्ति उदास दिखाई देता था और हौसर एक पुरानी प्रथम पुस्तिका लाया था जो किनारों पर अंगूठों से पन्ने पलटे जाने के कारण गंदी हो चुकी थी, और वो इसे अपने भारी भरकम चश्मे की मदद से, जो पन्नों के ऊपर आर पार रखा था, अपने घुटनों पर रखे हुए खोले हुआ था। जब मैं इस सब के बारे में आश्चर्यजनक रूप से विचार कर ही रहा था, एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उसी विनम्र और गंभीर आवाज़ में जो उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था, कहा,
मेरे बच्चों, ये आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। बर्लिन से आदेश आया है कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। नए अध्यापक कल आ जाएंगे। यह तुम्हारा फ्रेंच भाषा का आखिरी पाठ है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब ध्यान दो। ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट के समान थे। अरे वो दुष्ट लोग! यही बात तो उन्होंने टाउन हॉल के सूचना पट पर लगाई थी। मेरा आखिरी फ्रेंच भाषा का पाठ। अरे मैं तो लिखना भी मुश्किल से ही जानता था। अब मैं आगे और कुछ भी नहीं सीख सकूँगा। तब मुझे वहीं रुक जाना होगा। अरे मैं कितना दुखी था कि मैंने अपने पाठ नहीं सीखे थे, कि मैं पक्षियों के अंडे तलाशता रहता था और सार पर फिसलने के लिए चला जाता था। मेरी पुस्तकें जो कुछ समय पूर्व ही मुझे मुसीबत लगती थीं, उठाकर चलने में इतनी भारी भरकम, और मेरी व्याकरण की पुस्तक तथा संतों के इतिहास की मेरी किताब अब मेरी पुरानी मित्र लग रही थी, जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता था। और एम हेमल ने भी इस विचार ने कि अब वो जा रहे थे कि अब मैं उन्हें दोबारा कभी ना देख सकूँगा, मुझे उनके डंडे तथा वो कितने सनकी थे उसको भूलने को बाध्य कर दिया। बेचारा आदमी। इस आखिरी पाठ के सम्मान में ही तो उन्होंने अपने रविवार के अच्छे वस्त्र पहने थे। और अब मैं समझ गया था कि गांव के वृद्ध लोग कमरे में पीछे की ओर क्यों बैठे हुए थे। ऐसा इसलिए था कि वो भी दुखी थे कि वो स्कूल में और अधिक क्यों नहीं गए थे। यह इन लोगों का हमारे अध्यापक को उनकी 40 वर्ष की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद देने का और अपने देश के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का, जो देश अब उनका नहीं रह गया था, एक तरीका था। जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था तो मैंने अपना नाम पुकारे जाते हुए सुना। अब सुनाने की मेरी बारी थी। मैं पार्टिसिपल के उस भयानक नियम को शुरू से अंत तक ऊंची और स्पष्ट आवाज़ में बिना कोई गलती किए सुनाने के योग्य होने के लिए क्या कुछ करने को तैयार नहीं था। लेकिन मैं तो प्रथम शब्दों में ही उलझ गया और वहीं खड़ा रह गया, अपनी डेस्क को पकड़े हुए, मेरे दिल ज़ोर से धड़कते हुए और ऊपर देखने का साहस ना जुटाते हुए। मैंने एम हेमल को शुरू से कहते हुए सुना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं छोटे से फ्रेंड्स, तुम्हें तो अवश्य बुरा लग रहा होगा। देखो बात ऐसी है, हम लोगों ने प्रतिदिन समय से कहा है, मेरे पास काफ़ी समय है, मैं इसे कल सीख लूँगा। अब देखो हम कहाँ आ पहुँचे हैं। अरे अल्सेस के साथ, यहाँ के लोगों के साथ यही परेशानी है। यहाँ के लोग अपनी पढ़ाई को आने वाले कल पर छोड़ देते हैं, स्थगित कर देते हैं। अब वो बाहर के लोग तुमसे ये कहने का अधिकार रखेंगे। ऐसा क्यों है? तुम फ्रांसीसी होने का दावा करते हो, लेकिन फिर भी तुम अपनी भाषा का ना तो बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। लेकिन तुम सबसे ख़राब नहीं हो छोटे फ्रेंड्स। हम सब इसके लिए अपने आप को धिक्कारने के लिए बहुत सारे कारण हैं, यानी कि हम भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। तुम्हारे माता पिता पर्याप्त रूप से उत्सुक नहीं थे कि तुम सीख पढ़ सको। उन्होंने तुम्हें खेतों और मिलों में काम करने के लिए रख देने को अधिक पसंद किया ताकि कुछ अधिक पैसा प्राप्त किया जा सके। और मैं भी दोषी हूँ। क्या मैंने तुम्हें अपने फूलों के पौधे को पानी देने के लिए नहीं भेजा, बजाय अपने पाठ याद करने के? और जब मैंने मछली पकड़ने के लिए जाना चाहा तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की? फिर एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर चर्चा करते हुए एम हेमल फ्रेंच भाषा के बारे में बात करते रहे। वह कह रहे थे कि यह दुनिया की सबसे सुंदर भाषा थी, सर्वाधिक स्पष्ट, सर्वाधिक तर्कसंगत, कि हमें इसकी हमारे बीच सुरक्षा अवश्य करनी चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जब कोई राष्ट्र गुलाम बना लिया जाता है तो जब तक वे अपनी भाषा से पक्की तरह से जुड़े रहते हैं तब तक
उनके पास अपनी जेल से निकलने की चाबी रहती है। फिर उन्होंने व्याकरण की एक पुस्तक खोली और हमारा पाठ पढ़कर हमें सुनाया। मैं यह देखकर इतना हैरान था कि मैं इसे कितनी अच्छी तरह समझ गया था। जो कुछ उन्होंने कहा वह कितना आसान लगा, कितना सरल। मैं यह भी सोचता हूँ कि मैंने कभी भी इतने ध्यान से नहीं सुना था और कि उन्होंने भी हर चीज़ को इतने आराम से कभी नहीं समझाया था। ऐसा लगता था जैसे कि वो बेचारे हमें वो सब जो वो जानते थे जाने से पहले दे देना चाहते थे और इस सब को हमारे दिमाग में एक ही बार में डाल देना चाहते थे। व्याकरण के बाद हमारा लेखन का पाठ हुआ। उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कापियाँ लाए थे जिन पर सुंदर और गोल हस्तलेख में लिखा था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। वे छोटे छोटे झंडों की भांति दिखाई दे रहे थे जो स्कूल के कमरे में सर्वत्र लहरा रहे थे और हमारी डेस्कों के ऊपर लगी छड़ों से लटके हुए थे। आपको देखना चाहिए था कि किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति काम में लगा था और कैसी शांति छाई हुई थी। एकमात्र आवाज़ थी कागज़ पर पेनों के रगड़े जाने की। एक बार कुछ भौरे उड़कर अंदर आ गए लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, सबसे छोटे बच्चों ने भी नहीं, जो मछली पकड़ने के कांटों के चित्र खींचने में लगे थे, जैसे इन चित्रों को खींचना भी फ्रेंच भाषा हो। छत पर कबूतर धीमे स्वर में गुटरगू कर रहे थे और मैंने मन ही मन सोचा, क्या वे कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाने को बाध्य करेंगे? जब भी मैंने लिखते हुए ऊपर की ओर देखा, मैंने एम हेमल को अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए देखा। वो कभी एक वस्तु की ओर टकटकी लगाकर देखते, फिर दूसरी वस्तु की ओर, जैसे कि वो अपने दिमाग में यह अंकित कर लेना चाहते हैं कि उस छोटे से स्कूल के कमरे में हर वस्तु कैसी दिखाई देती थी। ज़रा सोचो, 40 सालों से वो उसी स्थान पर था। खिड़की से बाहर उनका बगीचा था और उसके सामने उनकी कक्षा थी। हमेशा ऐसा ही, केवल डेस्कों और बेंचों घिस घिस कर चिकनी हो गई थीं। बगीचे में अखरोट के वृक्ष पहले की अपेक्षा अधिक ऊंचे थे और जो होप वाइन जिसे उन्होंने स्वयं को लगाया था खिड़कियों से लिपटकर छत तक पहुंच गई थीं। इस बात को छोड़कर जाने की बात ने तो उनका दिल ही तोड़ दिया होगा बेचारे। साथ में ऊपर के कमरे में अपनी बहन की इधर उधर चलने की और सामान को बांधने की आवाज़ का सुनना, क्योंकि उन्हें तो अगले ही दिन देश छोड़कर जाना था। लेकिन उनमें इतना साहस था कि वो हर पाठ को अंत तक सुन सकते थे। लेखन के बाद हमारा इतिहास का पाठ हुआ और फिर बच्चों ने स्वर के साथ अपना बा बे बी बोबू बोला। कमरे के पिछले हिस्से में बूढ़े हौसर ने अपना चश्मा लगा लिया था और अपनी प्रथम पुस्तक को दोनों हाथों में पकड़े हुए बच्चों के साथ अक्षरों को बोल रहा था। आप देख सकते थे कि वो भी रो रहा था। उसकी आवाज़ भावुकता के कारण कांप रही थी और उसकी आवाज़ सुनना हम सबको इतना मज़ेदार लगा कि हम सब हंसना और रोना चाहने लगे। अरे, मुझे कितनी अच्छी प्रकार याद है वो आखिरी पाठ। अचानक चर्च की घंटी ने 12 बजा दिए। फिर एंजलिस ने इसी क्षण पर्शियनों के नरसिंह यानी कि तुरई हमारी खिड़कियों के नीचे बज उठे। ये पर्शियन सिपाही अपनी ड्रिल करने के बाद वापस लौट रहे थे। एम हेमल अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। वो बहुत उदास थे। मैंने उन्हें इतना लंबा पहले कभी नहीं देखा था। मेरे मित्रों, वह बोले, मैं किंतु किसी चीज़ ने उनका गला अवरुद्ध कर दिया। वो आगे नहीं बोल सके। फिर वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, चौक का एक टुकड़ा लिया और अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्होंने जितना बड़ा लिख सकते थे लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। फिर वे रुके और उन्होंने अपना सिर दीवार से सटा दिया और बिना एक भी शब्द बोले उन्होंने हमें अपने हाथ से इशारा किया।
स्कूल की छुट्टी हो गई, तुम लोग जा सकते हो। थैंक यू सो मच। इसको आराम से 1-2 बार सुनोगे आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।